अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में ना हम सल्फोनेमाइड, ये मिनी कैडजन का चैप्टर नंबर 46 है। सल्फोनेमाइड, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कवर कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में से। ठीक है, मैं पहले एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं पहले चैप्टर वाइज को कैडजन से रीड करके उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाती होती हूँ। उसके बाद एक सेकेंड वीडियो अपलोड करती होती हूँ जिसमें मैं निमोनिक्स वगैरह का बता देती हूँ, जो मैंने चैप्टर से रिलेटेड बनाई होती हैं ड्रग्स को याद करने के लिए। निमोनिक वाली वीडियो मेरी मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स की होती है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। होप्स हो कि आपको जो है मेरी निमोनिक्स अच्छी लगे। ओके, तो अब ये जो कैटेगरी, जैसे हमने चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो अब हमने बैक्टीरिया में डिफरेंट जगहों पे जाकर हमने टारगेट किया और हमने बैक्टीरिया को किल किए। बीटा लैक्टम हमने पढ़े तो हमने सेल वॉल को टारगेट किया कि हमने सेल वॉल को हमने डैमेज किया, उससे हम किल कर रहे थे। उसके बाद हमने बैक्टीरियल एक्टिविटी में क्या कि हमने प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट किया। प्रोटीन सिंथेसिस में हमने वो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, वो वाला जो चैप्टर था साइक्लोस्पोरिन वाला, ठीक है, वो वाला जो था उसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट किया, ठीक है, मैक्रोलाइड वगैरह में, ठीक है। उसके बाद हमने एक चैप्टर अमाइनोग्लाइकोसाइड का पढ़ा। अमाइनोग्लाइकोसाइड में भी हम टारगेट कर रहे थे किसको, उसमें भी हम प्रोटीन को ही टारगेट कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ी निमोनिक्स उसके बारे में बताई। मैं जस्ट एक रिकॉल बता रही हूँ कि किस तरह से हमने बैक्टीरिया को किल किया। अभी तक सेल वॉल से किल किया है, हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट की, उस तरह से किल किया। हमने बैक्टीरियासिडल ड्रग्स पढ़ लिए हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक पढ़ लिए हैं। फिर हमने निमोनिक देख लिया, एंटी टीबी ड्रग्स का। एंटी टीबी ड्रग्स में भी हमने देखा कि हर एक ड्रग का एक डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब ये जो ड्रग्स है ना हमारे पास इस चैप्टर में, सल्फोनेमाइड, ट्राइमेथोप्रिम, फ्लोरोक्विनोलोन, इस ड्रग में हम टारगेट कर रहे होंगे डीएनए की सिंथेसिस को, ठीक है। हम इम्पेयर कर रहे हैं डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। ये वो डिफरेंट फिनोमेना है जिससे हम करते हैं। एक सेल वॉल, वो बीटा लैक्टम, वो हमने पढ़ लिया। प्रोटीन सिंथेसिस, वो वाली ड्रग्स हमने पढ़ ली। अब हम डीएनए सिंथेसिस पढ़ रहे हैं कि हम डीएनए सिंथेसिस को कैसे इम्पेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को किल करें। दीज ड्रग्स जिससे हम बैक्टीरिया को किल करें, दे आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि ये जो ये बताना ज़रूरी था ताकि मैं आपको अपनी एक पेस पर ले आऊँ। सल्फोनामाइड क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट है। एंटी मेटाबोलाइट क्या होते हैं कि वो ये कहता है कि सल्फोनामाइड जो है वो एंटी मेटाबोलाइट है। फिर उसको डिफ़ाइन किस तरह करता है कि ये एक ऐसी ड्रग है जिसकी केमिकल सिमिलैरिटी होती है और जो अंदर जाके ना सेल के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसमें किसी तरह कम्पीट करती है, उसको किसी तरह ब्लॉक करती है। और सल्फोनामाइड में हम यही देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखती है पाबा से, ठीक है, और इसने आगे जाके इनहिबिट कर रहे होना है, ठीक है। मेरे ख्याल है सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं डायग्राम बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी, फिर इजी लगेगा आपको समझना। अब हमारे पास ना बैक्टीरिया के अंदर ना, बल्कि हर ह्यूमन में डीएनए तो होता ही है ना, तो डीएनए में होते हैं हमारे पास प्यूरीन्स, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब प्यूरीन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है डीएनए में ATCG, ठीक है, ये 4 जो है ना हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब ये प्यूरीन जो है, अब इसकी जो रिंग होती है ना, डबल रिंग होती है, ये बनाने के लिए हमें टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड चाहिए, ठीक है। वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ना वो किस तरह से बनता है, वो बैक्टीरिया अपना खुद बना रहा है और हम ह्यूमन इंसान तो ये फूड से लेते हैं। हम तो अपना टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फूड से लेते हैं, हम अपना सिंथेसाइज नहीं करते। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ना वो इसको बनाता है। बैक्टीरिया के अंदर एक जो चीज़ जिससे वो सिंथेसाइज कर रहा है, जो इसका सबस्ट्रेट है, वो होता है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम जो है वो इस पे एक्ट करता है, इसे कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में। वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड पे एक्ट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वो इसको कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। वाह भाई, बात बन गई, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड आ गया, प्यूरीन बनेगा, डीएनए बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा तो ये बात है हमारे अंदर ना, यहाँ तक ये जो नीचे वाला है ना ये हमारे अंदर हो रहा है, ठीक है, मैमल्स में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से ये। अब इसका मतलब कि मैमल के अंदर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, लेकिन मैमल के अंदर डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई ऐसा ड्रग दूँ जैसे सल्फोनामाइड, ये पाबा से कॉम्पिटिटिवली पाबा से स्ट्रक्चरली सिमिलर है, तो क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है और जी आपके पास एट द एंड ये सारा पाथवे नहीं चलेगा, डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर हो जाएगी।
अगर मैं ट्राइमेथोप्रिम दूं तो ट्राइमेथोप्रिम आप तो कहेंगे कि जी ये तो मैमल में भी है, ठीक है, या और बैक्टीरिया में भी है, लेकिन प्रॉब्लम कि जो ट्राइमेथोप्रिम है ना, इसकी बैक्टीरियल से बाइंड करने का जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस और मैमल्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये दो ड्रग है। हमने सल्फोनामाइड किसको इनहिबिट करा, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को। ट्राइमेथोप्रिम किसको इनहिबिट करा, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज जो है ये मैमल में है ही नहीं, इसने सिर्फ बैक्टीरिया को ही इनहिबिट करना है। और ट्राइमेथोप्रिम पे ये बात है कि ये वाला जो है ना, ये बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियल वाले डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से ज़्यादा अफिनिटी रखता है, बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखता है, मैमल से बहुत कम, ठीक है। अब सल्फोनामाइड जो है ये स्टैटिक हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ये किल कर देती हैं। ट्राइमेथोप्रिम के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक वीक बेस है, ठीक है। बेस का मतलब क्या है, अगर आपने जनरल फार्मा पढ़ी है, उसके जनरल रूल्स आपको जहन में हैं, तो वीक बेस जो है वो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो एसिडिक में आप इसकी एलिमिनेशन एक्सक्रीशन बढ़ा देते हो, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब आपने बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया कि हमने डीएनए सिंथेसिस को इस चैप्टर में इम्पेयर करना है और वो कैसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी मेटाबोलाइट हमने देख लिया, मेटाबॉलिज्म को तो हम इम्पेयर करें तो आपको समझ में आ गया। उसमें तीन चीज़ें आती हैं, सल्फोनामाइड आती है जो इनहिबिट कर रही होगी किसको, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को, सिंपल सी बात है। और फिर दूसरी ड्रग ट्राइमेथोप्रिम आ रही होगी जो किसको इनहिबिट कर रही होगी, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, सिंपल सी बात है। तीसरी एक ड्रग आती है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल, हम ना दोनों का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। इस दोनों के ड्रग के कॉम्बिनेशन देने से क्या फ़ायदा होता है, दो एंटीबायोटिक्स आप मिला के दे रहे हैं, इसमें यह फ़ायदा होता है कि ना एक तो इसकी सिक्वेंशियल जो है सिनर्जिस्टिक होती हैं ये, यानी 1+1 2 नहीं होता बल्कि 1 और 1 11 हो जाता है। वो ऐसे होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, और इनकी जो है वो सिनर्जिस्टिक एक्ट करेंगी और ब्लॉक जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है ना बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो दूसरी ड्रग है वो है फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन में भी आप जो है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, इसमें भी डीएनए का जो है ना हमने उसी को इम्पेयर करना है। इसमें आती हैं हमारे पास नैरो और वाइड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, फिर सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सेकेंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थर्ड लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और उसके बाद जो है ना थर्ड जो है ना जनरेशन, इसे हम रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने डीएनए को इम्पेयर करना है। आपके पास कौन सी है, एंटी मेटाबोलाइट है, उसमें सल्फोनामाइड आ गया, ट्राइमेथोप्रिम आ गया, इन दोनों का मिक्सचर आ गया। फिर फ्लोरोक्विनोलोन है, उसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट का स्पेक्ट्रम नैरो है, सेकंड और थर्ड का स्पेक्ट्रम ब्रॉड है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको इस पर काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये हम डेफिनेशंस देखते हैं थोड़ी। सीक्वेंशियल ब्लॉकेट क्या होती है कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि दो ड्रग मिला के दी और उससे क्या हुआ कि इनहिबिट सीक्वेंशियल स्टेप, ठीक है, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म में सीक्वेंशियल स्टेप को ब्लॉक किया, यानी सल्फोनामाइड ने इसको ब्लॉक कर दिया, ट्राइमेथोप्रिम ने अगले वाले को, अच्छा खासा ब्लॉक हो गया, अच्छे इफेक्ट्स आ गए। फिर डीएनए जाइरेज क्या होता है, ये वो एंजाइम है जो फ्लोरोक्विनोलोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको पता होना चाहिए। अब जो डीएनए होता है ना, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि डीएनए जो है वो खुलता है ना, फिर वो आगे से बंद हो रहा होता है, ठीक है। अब आप देखो कि आप रस्सी को एक तरफ से खोलते जा रहे हो, इसके अंदर जो कोयल है ना, आप देखो आपने दो रस्सियाँ ली हैं, दोनों रस्सियों को ना आपने ऊपर नीचे ऐसे बांधा हुआ है और एक तरफ से आप ना रस्सी को खोलते जा रहे हो। जब एक तरफ से आप रस्सी को खोलते जा रहे हो तो दूसरी साइड पे ना वो जो कोयल्स है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगी, इसे बोलते हैं सुपर कोयलिंग हो गई है जी, बहुत टाइट हो गई है रस्सी। तो एक एंजाइम जो है ना वो अल्लाह ताला ने रखा होता है जिसका नाम है डीएनए गायरेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो है ना ये आगे जाके जो सुपर कोइलिंग होती है ना उसको ज़रा कहता है भाई ठहरो ठहरो थोड़ा सा ढीला हो जाओ। अगर वो ढीला नहीं करेगा तो पीछे से जो हेलिकेज आ रहा है उसको ओपन कैसे करेगा, तो वो थोड़ा सा उसे ढीला करता है, उसमें नेगेटिव कोइलिंग करता है, ठीक है। पॉजिटिव कोयल आए हुए हैं, पॉजिटिव सुपर कोयल आए हुए हैं, उसको थोड़ा नेगेटिव कोयल करता है। ये होता है डीएनए गायरेज। जो फ्लोरोक्विनोलोन का एक्शन है ना वो डीएनए गायरेज पे होता है, ठीक है। फिर एक होता है टोपो आइस, ये डीएनए गायरेज जो है ना, एक ये हो गया, दूसरा एक है टोपो आइसोमेरेज 4, ये भी यही काम करता है, लेकिन इसका जो काम है ना ये इस तरह से होता है टोपो आइसोमेरेज 4 का कि इसने ना सॉरी मेरे फोकस थोड़ा लूज़ हो गया था,
टोपोआइसोमरेज जो है ना, ये 2 डीएनए के, आप इसको यूँ समझें कि जो डीएनए गायरेज है ना, उसने एक स्ट्रैंड को निक करना होता है, ठीक है। इसको निक करता है, इसको मतलब उसने जो है वो काटना है, फिर उसको जो है स्ट्रैंड में कोइल्स को ठीक करना है, और फिर उसने ये दोनों जोड़ देने आपस में, ठीक है। जो डीएनए गायरेज 4 है ना, इसने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल डीएनए ऐसे हो गया, उसने दोनों एक स्ट्रैंड के जो 2 हैं ना, दोनों डॉटर्स को ब्लॉक कर देना होता है। वैसे इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इतना देखें कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो एक को काट के उसको ठीक कर लेना है, और जो उसके अंदर जो बल छल आ गई उसको निकाल रहा है, वो डीएनए गायरेज है, और जो दोनों को करके करता है वो टोपोआइसोमरेज 4 है। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखें, क्लासिफिकेशन में आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो ये वही बातें करता है जो मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया मैकेनिज्म में। फिर इसके बाद सल्फोनामाइड के फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स के हैं, रिजेंबल करती है ये पैरामाइनोबेंजोइक एसिड से, मैंने इसलिए बता दिया आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। उसके बाद ये जो है पेनिट्रेट करती है, ठीक है। इसके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स जो है ये क्या है कि टिश्यू पेनिट्रेशन करती है, ठीक है, अच्छी मोडस टिश्यू पेनिट्रेशन होती है ज़रा। हेपेटिक इसका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो लीवर में जाके होता है, यानी लीवर ने मेटाबॉलिज्म करना है। अच्छा, जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं बेसिकली वो ड्रग जो है वो क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, वो अब सोल्यूबल नहीं रहती, उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाती है। लीवर क्या करता है, ड्रग को मोर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो ड्रग फिर यूरिन के थ्रू जो आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये इसका रूट होता है, ठीक है। एसिटाइलेशन करता है, फिर उसके बाद ये कहाँ जाती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। अगर आपका यूरिन एसिडिक हो ना तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी को क्योंकि सॉल्युबिलिटी इसकी लिमिटेड है, तो हम ट्रिपल जो है ना वो दे रहे होते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रिपल सल्फा, ठीक है। आप जो है वो 1-2 मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप एंटी सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाता है, कि आपका जो इफेक्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, पोटेंशिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सिनर्जिज्म में और पोटेंशिएशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिनर्जिज्म जो है ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि सिनर्जिज्म क्या होते हैं। अगर आपसे वाइवा में ये सवाल किया जाए तो सिनर्जिज्म ये होती है कि एक ड्रग थी वो अपना काम कर रही थी लेकिन अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, दूसरी ड्रग आई उसने उसके काम को भी अच्छा कर दिया और अपना भी किया। मिसाल के तौर पे अमाइनोग्लाइकोसाइड आप देते हैं, ठीक है, ये मैं पहले पढ़ाया हुआ है आपको। जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इम्पेयर कर रही थी। बीटा लैक्टम ने सेल वॉल को ख़राब करना था, बीटा लैक्टम ने क्या किया कि बीटा लैक्टम ने बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो तोड़ी, और अमाइनोग्लाइकोसाइड को रास्ता मिल गया, वो आराम से अंदर गई, उसने प्रोटीन को इनहिबिट कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों का एक्शन सिनर्जिस्टिक हो गया। इस तरह से 2 एंटीबायोटिक सिनर्जिस्टिक में काम की, जैसे अभी सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रीम ये दोनों सिनर्जिस्टिक काम कर रही हैं। इसके अलावा एक एक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशिएशन। वो पोटेंशिएशन में ये नहीं होता, पोटेंशिएशन फ़र्क होती है। पोटेंशिएशन में ना एक ड्रग अपना काम कर रही है, एक दूसरी ड्रग है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे देखो बीटा लैक्टम अकेले भी एंटीबायोटिक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड अकेले भी एंटीबायोटिक है तो सिनर्जिस्टिक है, सल्फोनामाइड अकेले भी एंटीबायोटिक है, ट्राइमेथोप्रीम अकेले भी एंटीबायोटिक है, तो ये दोनों इकट्ठे काम करें तो सिनर्जिस्टिक हो गया। लेकिन पोटेंशिएशन में एक ड्रग का असल काम होता है, दूसरी ड्रग सिर्फ उसका काम हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है पोटेंशिएशन में आता है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा सल्फोनामाइड्स जो है ना, इसको भी फर्दर आगे हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसमें हम ना जो है वो क्लासीफाई करते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है। शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना, जैसे शॉर्ट एक्टिंग में सल्फिसॉक्साजोल आती है, ठीक है, और सल्फामिथोक्साजोल आती है। इंटरमीडिएट में लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन आती है। अब ये जो है ना हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि आपने जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है या उसकी हाफ लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट है, इसका मतलब है कि वो आपको एक दिन में ना 2 या 3 बार देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या वो बॉडी में ज़्यादा देर स्टे कर रही है, उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 30 आवर्स भी होती है, तो ऐसी ड्रग का मतलब ये है कि आप ना वो मतलब एक दिन में एक बार दे दोगे काफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताती है कि आपका डोजेज इंटरवल कितना होगा। तो इसलिए हम ड्रग को ना इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। जैसे इसमें हमने क्लासीफाई किया हुआ है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए हमारे पास ट्राइमेथोप्रीम। जैसे सल्फोनामाइड सिमिलर थी पाबा से, इस तरह ट्राइमेथोप्रीम सिमिलर है फॉलिक एसिड से,
ठीक है, उससे सिमिलर है और ये वीक बेस है। इसका मतलब सल्फोनामाइड में भी हमने पढ़ा था कि एसिडिक यूरिन में उसकी सोलबिलिटी कम हो रही थी। ट्राइमेथोप्रिम में हमने ये देखा कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो फिर ट्राइमेथोप्रिम ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोस्टेट में और वेजाइना में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ट्रैप का मतलब ये है कि वो मतलब कि उसकी एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एक्सक्रीटेड इज़ एक्सक्रीटेड अनचेंज। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राइमेथोप्रिम जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो अनचेंज एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में। ठीक है, सल्फोनामाइड्स, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम का हमने देख लिया है। ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का मैंने आपको बता दिया है कि ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं तो सीक्वेंशियल ब्लॉकेड हो जाती है। रेजिस्टेंस जो है वो इसकी किस तरह से आती है कि सल्फोनामाइड जो है इसमें प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है। मैंने बात आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। बैक्टीरिया में ना रेजिस्टेंस इसी तरह से आती है कि प्लाज्मिड के पास जीन्स होती हैं, वो जीन्स ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि इनएक्टिवेट कर दे, तो प्लाज्मा जो है प्लाज्मिड जो है जो सर्कुलर डीएनए होता है ना बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है, एक बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये रेजिस्टेंस करवा रहा होता है एंटीबायोटिक से। उसके बाद जी हमारे पास जो है एक ये हो सकता है कि डिक्रीज़ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक ये है कि वो ना ईफ्लक्स पंप होते हैं ऐसे कि वो ड्रग आती है और बैक्टीरिया कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे कत्ल करने के लिए आए हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि देखा जो तीर खा के तीर कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्त से मुलाकात हो गई। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है कि वो यहाँ पे ईफ्लक्स पंप लगाता है और इसको बाहर फेंक देता है उठा के, कहता है मेरे घर आके तुम मुझे ही मारोगे, चलो बाहर निकल जाओ। तो इस तरह से ना वो अपनी जो एक्यूमुलेशन होती है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन वो कम कर देते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो अपनी जो पाबा है ना, सल्फोनामाइड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाए ना तो फिर जो एंजाइम है ना वो मतलब हम उसमें केमेक्स जो है वो हमें मिल जाती होती है, तो ये एंजाइम जो है वो थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना शुरू कर देगा पाबा को डायहाइड्रोफोलिक एसिड में। तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है ना ये पाबा की सिंथेसिस ही बढ़ा देते हैं कि कुछ को सल्फोनामाइड जो है वो धोखा मिल रहा है ना कि सल्फोनामाइड और पाबा का स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो वो एंजाइम को कहते हैं कि डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज। अपने आँख कान खुले रखो, तुम्हें अपने और पराई का फ़र्क पता होना चाहिए, दोस्त और दुश्मन का फ़र्क पता होना चाहिए। सल्फोनामाइड दुश्मन है, तुम्हें मारने आया है, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है और वो ज़्यादा पैरामाइनोबेंजोइक एसिड बनाते हैं ताकि डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज के कान खुल सकें। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज जो है ना इस एंजाइम की सेंसिटिविटी कम कर देते हैं सल्फोनामाइड से। तो ये चीज़ें जो है ना सारी क्या कर रही होती है, रेजिस्टेंस कर रही होती हैं। और ट्राइमेथोप्रिम का क्या करते हैं, ट्राइमेथोप्रिम की रेजिस्टेंस ऐसे आती है कि इसकी अफिनिटी कम कर देते हैं डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से। तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे ना ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में आ जाती है कि हम सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम दे रहे होते हैं लेकिन बैक्टीरिया मर नहीं रहा होता, वो ढीट हो चुका होता है। ठीक है, और क्लिनिकल यूजेस इसके क्या है सल्फोनामाइड के कि ये एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा आपको ना पहले थोड़ी सी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी आनी चाहिए कि बैक्टीरिया या फ्री लिविंग होता है यानी वो आज़ाद इन्वायरमेंट में घूम रहा होता है, या नॉन फ्री लिविंग होता है यानी कि वो कहीं पे रहना पसंद करता है। फ्री लिविंग में ना ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। फिर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में आगे कोकाइरोड्स आते हैं। ठीक है, RC, अच्छा मैं लिखना नहीं चाह रही, बेसिकली मेरी अपनी किताब है, अभी मैं पेंसिल से काम नहीं कर रही। तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उसमें कोकाइरोड्स होते हैं, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाइरोड्स होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो एसिड फास्ट होते हैं। एसिड फास्ट में माइकोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। फिर एक होता है नॉन फ्री लिविंग, ठीक है, वो लेदर से आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास देखो कितना अच्छा कवरेज है कि ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी है, क्लेमीडिया भी है, नोकार्डिया भी है। ठीक है, और ये क्लिनिकल यूज़ में हम देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं जी। सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, इसमें बहुत ज़्यादा जो है UTI के अगेंस्ट आप और भी में भी देखोगे कि है। ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में है, ठीक है, उसमें टॉपिकल दी जाती है। बर्न इन्फेक्शंस में है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर आपने गौर किया हो और आपने रीड करने की कोशिश की हो, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस है नोकार्डियोसिस के लिए, टोक्सोप्लाज्मोसिस के लिए और न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोवेकी के लिए। तो ये तीन के लिए ना ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये MCQ है, इसको याद करना है। अदरवाइज आई विल इंशाल्लाह अपलोड अ वीडियो ऑफ न्यूमोनिक
लेक्चर वाले ये तो लेक्चर वाला एक लेक्चर बन जाता है ना, निमोनिक एक मज़े वाले लेक्चर बन जाता है। अच्छा, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल को देख लेंगे। मैंने आपको बता दिया 3 के लिए तो मेजर है ना, वो कौन से 3 आपने बिल्कुल भी नहीं बोले, न्यूमोसिस्टाइटिस जीरोबेकी, टोक्सोप्लाज्मोसिस, नोकार्डियोसिस। ठीक है, इसके अलावा ग्राम नेगेटिव सेप्सिस में मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, लिस्टेरिया, मोनोसाइटोजीन्स, ठीक है, इनके अगेंस्ट आ जाता है। टॉक्सिसिटी ये किस तरह से डेवलप करता है, हाइपर सेंसिटिविटी, ये तो आपने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स में देखा है, जैसे पेनिसिलिन में आपने देखा कि एलर्जिक रिएक्शंस बहुत आ रहे थे, स्किन रैशेस जो हैं वो हो रहे थे। फिर जीआईटी में नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। अच्छा, अगर आपको किसी का नाम याद आ रहा हो ना, या एक आध आ रहा हो याद और आपने कुछ और लिखना होता है, नोज़िया, वॉमिट, डायरिया उसके ऊपर लिख दिया करो। कोई बहुत बहुत कम है जो ये नहीं करती, वरना अक्सर ये कर रही होती हैं। और हीमेटोटॉक्सिसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बोंगे हैं, मतलब टीचर को पता है कि बच्चा बोंगी मार रहा है, वो हाइपर सेंसिटिविटी जीआईटी में नोज़िया, वोमिट, डायरिया लिख रहा है, आपको नंबर नहीं देगा जब तक आप हीमेटोटॉक्सिसिटी नहीं लिखोगे, आप नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि हीमेटोटॉक्सिसिटी ना, इसमें ये होता है कि कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों भाई? ट्राइमेथोप्रिम मैंने आपको क्या बताया था, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से बाइंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये जो है वो इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए या बॉडी में ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करेगा कि मैमल में अगर डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर करेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि आरबीसी बनेगा, उसमें डीएनए अच्छा नहीं बना होगा, ठीक है। और डीएनए की सिंथेसिस और ये जो है ना सारा जो आता है, इसमें आरबीसी का साइज़ बहुत बड़ा बनता है, जिसे मेगैलोब्लास्टिक बोलते हैं। एचबी का लेवल उसमें कम होता है, ठीक है। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो रहा होता है। तो ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया आप देखो कि ब्लड में क्या कर रहा है कि ग्रेन्युलोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी में से वो कम बन रहे हैं, पीनिया का मतलब कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट कम बन रहे हैं, ई प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है सारे। और G6PD ये ना एक डिज़ीज़ है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कम होता है ना, तो इनमें पहले ही आरबीसी प्रोन होते हैं कि आरबीसी के पास ये एंजाइम नहीं होते, आरबीसी पहले ही बड़े कमज़ोर होते हैं, मरे हुए होते हैं, वो पहले ही मर रहे होते हैं, तो उनको आपने ये दे दी है, साथ में ये वाली एंटीबायोटिक दे दी है उन पेशेंट्स को, तो वो तो उसमें बड़ा एक्यूट हिमोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिखनी ज़रूरी है। ऐसे आप मुँह उठा के जीआईटी में ये लिख दो कि नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, टीचर ने 0 नंबर भी नहीं देना, हो सकता है आपको नेगेटिव नंबर दे दे कि बच्चा कितना तेज़ है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है इसमें यह है कि सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट हो सकते हैं अगर एसिडिक यूरिन होगा, ठीक है, एसिडिक पीएच होगी। और उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन आपको पता है कि ये कंपटीशन ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं ना, लीवर के या किसी ऐसी चीज़ को, तो फिर ये ड्रग इंट्रैक्शंस में इसका जो है। अच्छा, ड्रग इंट्रैक्शन में हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक ड्रग दे रहे हो और साथ में कोई एक दूसरी ड्रग दे रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वारफरिन दे रहे हो या मिथोट्रिक्सेट दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि ये जो 2 ड्रग है ना, ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है। आपने मिथोट्रिक्सेट भी पेशेंट को दे दी, साथ में आपने सल्फोनामाइड भी दे दी। अब क्या होगा कि मिथोट्रिक्सेट प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी, सल्फोनामाइड को जगह नहीं मिलेगी, ब्लड के अंदर सल्फोनामाइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो अपनी टॉक्सिसिटीज़ करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने देखना होता है कि आपने ना पेशेंट से उसकी मेडिसिन हिस्ट्री ज़रूर लेनी होती है कि भैया पहले कौन सी दवाइयाँ और खा रहे हो, वो तो मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिसिटी जो है मैंने आपको बता दिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, ल्यूकोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोपीनिया करता है, ठीक है। और इसके अलावा ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का जो है वो फीवर, रैशेस, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, डायरिया, इसमें आ जाता है। अब फ्लोरोक्विनोलोन जो है इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें भी हमने क्या किया था, फर्स्ट जनरेशन में नॉर्टिफ्लॉक्सासिन, सेकंड में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थर्ड में लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन को रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोपोआइसोमरेज 2 जो डीएनए गाइरेज है उसको इनहिबिट करते हैं, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था। इसके पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स भी हैं कि एंटीबायोटिक मतलब आपने प्लाज्मा में एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक ना होने के बावजूद भी बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो कवरेज इसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, गोनोकोकस है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ए टिपिकल नमूनिया माइकोप्लाज्मा नमूने और ठीक है ये आ जाती है। इसके अलावा ना ये इसमें जो थर्ड जनरेशन है इसका देख लें कि रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स कहते हैं इसे, ठीक है।
और इसमें से 2 ड्रग हैं जेमिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये एनारोब्स के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। और इसके यस प्रोबेनिसिड का आपने पहले भी पढ़ा है यहाँ पे बीटा लैक्टम में कि प्रोबेनिसिड जो है वहाँ पे जो है उसकी एक्सक्रीशन को ब्लॉक करी थी, वही वाला जो काम है वो यहाँ पे हो रहा है कि इसकी एलिमिनेशन किडनी में होती है। तो प्रोबेनिसिड जो है ना वो क्या करती है कि इसकी सिक्रीशन को ना इस ड्रग की फ्लोरोक्विनोलोन को कर देती है, इम्पेयर कर देती है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। प्रोबेनिसिड का ड्रग इंट्रैक्शन फ्लोरोक्विनोलोन के साथ भी और बीटा लैक्टम ड्रग्स में से भी काफ़ी के साथ था, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। रेजिस्टेंस इसकी उसी तरह से है कि जी अच्छा देखो आपने बस एक चीज़ का ना कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुकी हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। अब ये कैसे डेवलप होती है, डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ ड्रग, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने बस ये याद रखना होता है कि किस ड्रग का क्या है रेजिस्टेंस का फिनोमेना, ठीक है। और इसके अलावा चेंजेस इन पोरिन स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बीटा लैक्टम वाले चैप्टर में कि उसमें पोरिन स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया क्या करता है कि जो ग्राम नेगेटिव होता है ना अपना पोरिन स्ट्रक्चर, पोर्स का जो गुजरने का स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज कर लेता है ताकि ड्रग उसके अंदर आए ही ना ड्रग आएगी ना काम ख़राब होगा, वो अपने दरवाजे ही बहुत मजबूती से बंद कर लेता है। क्लिनिकल यूजेस जो हैं वो यहाँ पर ये देखें कि क्लिनिकल यूजेस क्या हैं कि फ़र्स्ट जनरेशन जो है वो बेसिकली यूटीआई में यूज़ हो रही होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकंड जनरेशन, अच्छा आप लोग भी अपने बुक में ना इस तरह से लिख लिया करो यहाँ पे, ताकि आप जब इसी को पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें यहीं से समझ आ जाएँ, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो सेकंड जनरेशन है वो ऑफ्लॉक्सासिन इसमें आती है, ठीक है। और इसके अलावा ग्राम नेगेटिव गोनोकॉकस, ग्राम पॉजिटिव एटिपिकल नमूनिया के खिलाफ कवरेज है। थर्ड जनरेशन जो है रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स इसे कहते हैं, इसमें जेमिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आते हैं। मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेफ ओरियस के अगेंस्ट ये जो है ना एक्टिविटी होती है। टॉक्सिसिटी इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का चांस होता है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स को आपने हरगिज़ चिल्ड्रन में और प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना, क्योंकि ये क्या करते हैं कार्टिलेज को ख़राब करता है। जब आपका कार्टिलेज ख़राब होगा ना तो प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन वैसे भी डेंजरस है और ये अगर ये फीटस को भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जैसे हमारे पास जेमिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ये थर्ड जनरेशन में से आते हैं। ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रही है। और ऐसी कोई भी ड्रग जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रही है आपने उसको देते हुए एहतियात करनी है। अगर वो पहले ही कार्डियक पेशेंट है तो आपने पेशेंट का बेड़ा ही गर्क करना फिर, यानी कि ये बहुत कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ये आप वैसे नहीं देते, ठीक है। तो ये बेसिकली अवॉइड की जाती हैं ऐसी ड्रग्स। इसके अलावा एक और है ड्रग्स सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, ठीक है। ये आप एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, ये भी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे जो है इसलिए लिखा था ताकि आपका ना एक माइंड जो है वो चीज़ों को रिलेट कर सके, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ आपको कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि 3 ड्रग हैं, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथाप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल। सल्फोनामाइड ने इनहिबिट किया डायहाइड्रोटेरोड सिंथेटेज को, ट्राइमेथाप्रिम ने डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, एट द एंड डीएनए इनहिबिट हो गया। और ट्राइमेथाप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल ने ये दोनों ड्रग थी, उन्होंने सिनर्जिस्टिक काम किया। फ्लोरोक्विनोलोन ने डीएनए गायरेज 2 को इनहिबिट किया, इसमें नैरो स्पेक्ट्रम थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ठीक है। और थर्ड जनरेशन को रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर की अच्छी समझ आ गई होगी, बाकी निमोनिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।